A very warm and enthusiastic welcome those who are presenting over here on the channel। देखो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 10th का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विथ फ्यू क्वेश्चन। देखो हम कुछ क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, नाम से क्या पता चल रहा है? मेटल। बचपन से हम सुनते हैं मेटल क्या होता है। मेटल क्या होता है? हार्ड होता है। और क्या होता है, उसको अगर एक दूसरे मेटल से ऐसे टकराएंगे तो आवाज करेगा, मतलब सोनोरस होता है। मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, मतलब उसको धागे या फिर पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, हमने देख ही लिया। बेसिकली इतनी प्रॉपर्टीज भी याद रखो, अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इसी का ऑपोजिट हो जाएगा, नॉन हार्ड होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं, मतलब कोई आवाज नहीं करते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं, नॉन नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल। ये सब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी? नॉन मेटल्स की। बेसिकली देखो मेटल्स क्या होते हैं, जो ऐसे टकराने पे आवाज करें उनको मेटल्स कहेंगे। जो हार्ड होते हैं उनको मेटल्स कहेंगे। जिनको हम लोग तार या फिर पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको मेटल्स कहेंगे। ठीक है, व्हाट आर नॉन मेटल? अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जो हार्ड नहीं होते हैं, जो सोनोरस नहीं होते हैं, जो नॉन मेलिएबल होते हैं, जो नॉन डक्टाइल होते हैं, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे नॉन मेटल्स। बेसिकली सिंपल। आप कुछ समझते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या होते हैं? तो देखो देखो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जैसे कि वो लस्टरस होते हैं, मतलब वो क्या करते हैं? शाइन देते हैं, शाइन करते हैं। वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है। किसका एक्सेप्शन आ जाता है? किसका? मर्क्यूरी का, जिसको हम लोग Hg भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, Hg मीन्स मर्क्यूरी। हर मेटल सॉलिड स्टेट में होता है मर्क्यूरी को छोड़ के। मर्क्यूरी भी मेटल है, लेकिन वो सॉलिड नहीं, वो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, डक्टाइल होते हैं, मतलब वायर्स बन सकते हैं, वायर्स बन सकते हैं। मेलिएबल होते हैं, यानी कि थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, और मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और क्या करते हैं? हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उनका बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। सोनोरस होते हैं, मीन्स प्रोड्यूस साउंड। जब वो एक दूसरे से टकराते हैं तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये सब प्रॉपर्टीज है हमारे मेटल्स की। इनसे ज्यादा भी प्रॉपर्टीज है, लेकिन हम अभी इतनी प्रॉपर्टीज को लेके चलते हैं। देखो फिर से, मेटल्स क्या होते हैं? लस्टरस होते हैं, यानी कि वो शाइन देते हैं। मेटल सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन मर्क्यूरी सॉलिड स्टेट में नहीं होता, फिर भी वो मेटल है। वो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे। डक्टाइल यानी कि वायर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। मेलेबल यानी कि थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। सोनोरस होते हैं, यानी कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब एक दूसरे से हम उनको टकराए तो। ठीक है, अब देखते हैं हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। देखो जब मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं। जैसे कि मेटल की जगह पे अगर हम सोडियम लें, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। और दूसरी प्रॉपर्टी है, मेटल प्लस वाटर क्या देता है? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज। सेम एग्जांपल लेंगे, मेटल की जगह पे सोडियम ले लें और H2O से अगर रिएक्ट करेगा तो NaOH हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा और क्या देगा? H2 गैस को लिबरेट कर देगा। ठीक है, और मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? मेटल सॉल्ट देगा और H2 गैस रिलीज करेगा। जैसे मेटल हमारा Na हो गया प्लस HCl गिव NaCl, यानी कि मेटल सॉल्ट, और H2 गैस को लिबरेट कर देगा। ठीक है, मेटल जब मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर क्या देगा? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। अगर ये मेटल हाई रिएक्टिव होगा तो इस मेटल सॉल्ट में से इस मेटल को क्या करेगा? वो डिस्प्लेस कर देगा। अगर लो रिएक्टिव रहेगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको एग्जांपल्स भी पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप एग्जांपल्स भी प्रिपेयर करके जाना। आप सोडियम का सिंपल ही लो, सोडियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा। सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस लिबरेट हो जाएगी।
सोडियम जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl प्लस H2 बने, H2 रिलीज हो जाएगा। जब मेटल सॉल्ट का रिएक्शन होगा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, अगर ये हाई रिएक्टिव होगा तो इसको डिस्प्लेस कर देगा, अगर लेस रिएक्टिव होगा तो वैसे ही रह जाएगा। तो ये हैं कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो देखो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ये NM है नॉन मेटल्स। देखो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन लस्टरस मींस दे हैव नो शाइन, उनके पास कोई शाइन, कोई चमक नहीं होती है। फिर वो सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट डायमंड, क्योंकि डायमंड हमारा किसका एलोट्रॉप है? डायमंड हमारा कार्बन का एलोट्रॉप है, मतलब कार्बन से मिलके बना हुआ, और कार्बन हमारा एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल के रूप में देखा जाता है। देखो अब डायमंड क्या है? हार्ड है, लेकिन मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है कि डायमंड सॉफ्ट, नॉन मेटल सारे सॉफ्ट होते हैं, तो यहाँ पे एक्सेप्शन है डायमंड। नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं, मतलब इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं थिन वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, नो कन्वर्जन, नो कन्वर्जन, ठीक है। यहाँ पे भी नॉन मेलेबल, मतलब इनको थिन शीट्स में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। पुअर कंडक्टर होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट अच्छा कंडक्टर होता है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, हीट का, लेकिन सारे नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट सबका लो होता है, यहाँ भी एक्सेप्शन आ जाएगा डायमंड का, क्योंकि डायमंड हमारा जल्दी मेल्ट नहीं होता, एक्सेप्ट, ठीक है। डायमंड यहाँ भी एक्सेप्शन आ जाएगा। फिर से एक बार देखो, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन लस्टरस होते हैं, मतलब कोई भी शाइन प्रोड्यूस नहीं करते, सॉफ्ट होते हैं डायमंड को छोड़ के, नॉन डक्टाइल यानी कि थिन वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, नॉन मेलेबल होते हैं, मतलब थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, पुअर कंडक्टर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे ग्रेफाइट कंडक्ट करता है, इस वजह से वो एक्सेप्शन हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट सबका लो होता है, मतलब काफी लो टेम्परेचर पे ही वो मेल्ट कर जाते हैं डायमंड को छोड़ के, क्योंकि डायमंड बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करता है। आगे बढ़ते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, देखो ये नॉन मेटल्स है, ठीक है। अब देखो जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड जो कि किस नेचर का होता है, पहले ये आप बताओ, मेटल ऑक्साइड कौन सी नेचर का होता है? मेटल का जो ऑक्साइड बनता है हमेशा वो बेसिक नेचर का होता है, और जो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनता है वो हमेशा एसिडिक नेचर का होता है। तो यहाँ पे नॉन मेटल का ऑक्साइड बनेगा जो कि एसिडिक नेचर का होगा। जब नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एसिडिक नेचर का अगर नॉन मेटल है तो वो बेस के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल का ऑक्साइड देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। वहीं जब नॉन मेटल H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल का ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड बनेगा, H2 या फिर H2O वो रिलीज कर देगा, ठीक है। अब कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ लेते हैं इस चैप्टर के। ये कुछ बेसिक से टर्म्स हैं, जैसे कि एक्वा रेजिया और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एक्वा रेजिया क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है टू एसिड्स का, कॉम्बिनेशन ऑफ, जो दो एसिड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं हमारे HCl और एक होते हैं HNO3, जिनको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ HCl डायरेक्ट लिखते हैं एंड HNO3 जिसको हम लोग नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, किस रेशियो में? 3:1 रेशियो में, मतलब 3HCl when combined with 1HNO3 इट फॉर्म्स क्या? एक्वा रेजिया, ठीक है। ये एक्वा रेजिया एक ऐसा लिक्विड होता है जो कि लेस रिएक्टिव मेटल को भी काफी अच्छे से गला देता है। जैसे हमारा HCl सबसे ज्यादा जिसकी पीएच वैल्यू है, सबसे कम जिसकी पीएच वैल्यू है, मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का है, लेकिन फिर भी ये गोल्ड जैसे प्लेटिनम जैसे एलिमेंट्स को क्या करता है, वो गला नहीं पाता। लेकिन वहीं पे जो एक्वा रेजिया फॉर्म हुआ है वो इजीली क्या करेगा, गोल्ड और प्लेटिनम जैसे मेटल को क्या करेगा, अपने अंदर पूरा डिकम्पोज कर देगा। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर शो करते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा, जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा वो हमेशा एसिडिक नेचर का होगा, जो मेटल का ऑक्साइड होगा वो हमेशा बेसिक नेचर का होगा। वैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं which shows metallic property
with acidic property, it will be acidic property with base and basic property with acid। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो कि क्या शो करते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी बेस के साथ और बेसिक प्रॉपर्टी एसिड के साथ। मतलब मान लो कोई बेस है और उसके साथ हमने कोई मेटल डाल दिया और वो रिएक्ट कर गया, और वही मेटल हमने किसी एसिड के साथ डाल दिया, वो भी रिएक्ट कर गया। तो ऐसे मेटल्स को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलेंगे, जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। और इनका कुछ एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कि Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, और ZnO2 ZnO, सिर्फ ZnO रहेगा। ठीक है, जिंक ऑक्साइड या फिर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, ये सब जो ऑक्साइड्स हैं ये क्या करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, और ये एसिड के साथ बेसिक नेचर शो करते हैं और बेस के साथ एसिडिक नेचर शो करते हैं। ये कुछ बेसिक टर्म्स थे हमारे इस चैप्टर के, जिससे कभी कभार 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं जिसमें कि मेटल किससे रिएक्ट करेगा, मेटल रिएक्ट करेगा नॉन मेटल से। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा, अब यहाँ देखो, मान लो मेटल है हमारा सोडियम, नॉन मेटल है हमारा ऑक्सीजन। अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, Na, जिसको हम लोग बोलते हैं Na2O, सॉरी Na2O, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम, क्या बोलते हैं, सोडियम ऑक्साइड। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा मेटल और नॉन मेटल है वो भी आपस में रिएक्ट करता है। अगर आपका बोर्ड्स में कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको सबके नाम भी लिखना होता है, तो आपको ऐसे लिखना होगा। देखो रिएक्शन ये मैं लिख के दिखा देता हूँ, फॉर्मेट आपको कैसा रहेगा, क्योंकि आप जब भी ऑनलाइन कभी भी पढ़ेगा तो आपको कोई टीचर फॉर्मेट नहीं बताता है। देखो मेटल की जगह पे Na कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, और प्लस O2 कौन से स्टेट में, गैसियस स्टेट में, क्या देगा Na2O कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, अब इसके नीचे ये क्या है, सोडियम है, ये क्या है, ऑक्सीजन है, ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, बोर्ड्स में अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसा फॉर्मेट लिख के आएंगे, ऐसा रिएक्शन लिख के आएंगे, तभी आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपके कुछ मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है, आप जैसे क्लास की कॉपी में लिखते हैं वैसे आप नहीं लिखेंगे, जैसे आप नोट्स में लिखते हैं वैसे आप नहीं लिखेंगे। आप ट्राई करिए, आपसे आप जो नोट्स बनाएंगे आप उसमें रिएक्शन पूरे फुल फॉर्म में लिखेंगे। जैसे आप पूरा सोडियम, अगर यहाँ पे कोई एक्वस सोल्यूशन रहता तो आप AQ लिख देते, कोई लिक्विड रहता तो L लिख देते, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो वो सब केसेस में आप पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन लिखेंगे। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो ये केस है हमारे पास। देखो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि हमने चैप्टर 2 में भी, शायद से चैप्टर 1 में ही हमने पढ़ रखी है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टॉपिक में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ रखी थी, पूरे ट्रिक्स के साथ। फिर से एक बार हम रिएक्टिविटी सीरीज को रिपीट कर लेते हैं। देखो केदार, ये ट्रिक है, केदारनाथ का ले लो, ऐसे के नहीं लिखेंगे, माली आलू जरा फीके पकाता है, कोट है आप ए, देखो आप का ए यहाँ पे AP, आप ऐसे रहेगा, एक ए यहाँ पे, एक ए यहाँ पे, पी इनकम्प्लीट, देखो ऐसे आपका, तो छोड़ दो, वो का नहीं हम इंक्लूड करते। देखो रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ पे जो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता, मेरे पास नीचे जगह नहीं था तो मैंने इस साइड लिखा, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कोट है आपका। ठीक है देखो जो केदार के है हमारा, जो पोटेशियम है
सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, उसके बाद फिर सोडियम है, उसके बाद फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मर्क्यूरी, फिर एजी एयू यानी कि हमारे गोल्ड और सिल्वर। सिल्वर और गोल्ड सीक्वेंस अलग है, सिल्वर ये गोल्ड, ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ऊपर से होगा, ये टॉप से, मेरे पास नीचे जगह नहीं था ना, तब मैंने इधर लिखा इसी वजह से। देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर उससे कम, 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 फिर जिंक से कम आयरन। ऐसे देखो यहाँ पे मेरे पास नीचे जगह नहीं था, जिंक से कम आयरन, आयरन से कम लेड, लेड से कम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से कम कॉपर, कॉपर से कम मर्क्यूरी, मर्क्यूरी से कम सिल्वर, सिल्वर से कम गोल्ड। ऐसे सीक्वेंस चलता है। मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल सबसे टॉप पे रहेगा और सबसे ज्यादा लेस रिएक्टिव मेटल सबसे बॉटम में रहेगा। ये होती है रिएक्टिविटी सीरीज, जिसकी वजह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कई सारे कॉन्सेप्ट्स भी कर पाते हैं। और इस चैप्टर में जितने भी हम लोग पढ़े हैं प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उतने भी हम लोग को हेल्प करेंगे। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। देखो रिएक्ट मैंने पूरा नहीं लिखा, आर लिख दिया, ठीक है, रिएक्ट। अब देखो जब ये केस होता है, जब मेटल्स नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो कौन सा कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो देखो ये रहा हमारा डेफिनेशन। देखो क्या होता है आयनिक कंपाउंड, क्या होता है, कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू द नॉन मेटल। हम लोग को पता होना चाहिए मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, मतलब मेटल क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देता है, और नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, जो कि मेटल्स के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। और इस केस की वजह से, ये लेने देने की वजह से जो बॉन्ड बनता है, इसी को हम लोग आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब इसका हमें एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेना है, जो कि आता ही आता है आपके एग्जाम में, अल्टरनेटिव ईयर्स में पूछा जाता है कि जब सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, मतलब वो आयनिक कंपाउंड है, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बना हुआ है। सोडियम ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया और क्लोरीन ने उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, इसी वजह से NaCl हमारा फॉर्म हो जाता है। ये बैलेंस्ड है। अब देखो अब हमें NaCl के बारे में ही अच्छे से पढ़ना है। चलो एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारा सोडियम था और हमारा क्लोरीन है, सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2,8, रुक जाओ, लिथियम बोरॉन का 11, 2,8,1, इसकी क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन 70। तो 2,8,7। तो देखो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब लास्ट सेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो क्या बताओ, इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है। तो क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले सकता, क्योंकि उसके प्रोटॉन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल करने के लिए बने हुए हैं, जितने उसके अंदर अभी प्रेजेंट है। उससे एक दो इधर उधर होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब ये क्या 7 लूज कर सकता है, तो बिल्कुल नहीं। जैसे वो 7 गेन नहीं कर सकता है, वैसे ये 7 लूज नहीं कर सकता है। तो अब ये क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर मान लो इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये 8 हो जाएगा, फिर ये 8 हो जाएगा, फिर इसके लास्ट ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और ये अगर एक डोनेट कर देता है तो इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो फिर ये क्या करता है, देखो सोडियम के पास कितने हैं लास्ट सेल में, एक इलेक्ट्रॉन, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये हमने एक इलेक्ट्रॉन बताया। अब क्लोरीन के पास हमारे पास कितने हैं, क्लोरीन के पास मान लो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो ये सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, NaCl फॉर्म हो जाएगा, ठीक है।
NaCl फॉर्म हो जाएगा। तो ये बॉन्ड किसकी वजह से बना? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से बना। किसकी वजह से बना? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बना। तो इस बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड या फिर कोवैलेंट बॉन्ड नहीं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड अलग चीज हो जाती है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब देखो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम का भी एग्जांपल आ सकता है, यहाँ सोडियम की जगह मैग्नीशियम भी दे सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का एग्जांपल ले लेगा। तो ये सब बेसिकली आप कर ही लोगे। देखो मैग्नीशियम क्लोराइड आप होमवर्क ले लो, MgCl को आप होमवर्क ले लो कि MgCl कैसे फॉर्म होता है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब देखो आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, अब ये देखो, सॉरी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है आयनिक कंपाउंड की। देखो सबसे पहले इनका फिजिकल नेचर क्या होता है, ये सॉलिड होते हैं। सबसे पहले इनका फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर, तो ये क्या होते हैं हमेशा, ये हमेशा सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। लेकिन और क्या होता है, ये हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, और इनके बीच का अट्रैक्शन क्या होता है, अट्रैक्शन इनके बीच का हाई होता है। ठीक है, और वहीं ये क्या करते हैं, अपनी इलेक्ट्रिसिटी, अब वही बात करें देखो दूसरी प्रॉपर्टी की, कंडक्शन, क्या ये कंडक्शन करते हैं? तो देखो ये अगर सॉलिड स्टेट में रहेंगे, सॉलिड स्टेट में अगर तुम नमक को ले लो तो वो कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन वहीं अगर तुम एक बीकर में क्या लो, वाटर ले लो, और वाटर में कुछ नमक के दाने डाल दो, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और वो इलेक्ट्रिसिटी का काफी अच्छा सपोर्टर हो जाएगा। इसके पीछे का रीजन है, वाटर में जाने के बाद तुरंत क्या होगा, हमारा सॉल्ट आयोनाइज हो जाएगा, और जैसे ही आयोनाइज होगा तो आयंस के कंडक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन काफी अच्छा हो जाएगा। तो मतलब ये अपने मॉल्टन स्टेट में, मतलब घुले हुए स्टेट में, मॉल्टन स्टेट में क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। मतलब कंडक्शन सॉलिड स्टेट में नहीं करेगा, मॉल्टन स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। देखो अब बात करते हैं जो तीसरी प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग पॉइंट की। क्या आयनिक कंपाउंड इजीली मेल्ट हो जाते हैं? तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है, ये इजीली मेल्ट नहीं होते हैं। ठीक है, अब चौथी जो प्रॉपर्टी है वो है सॉल्युबिलिटी। अब क्या ये सॉल्युबल होते हैं वाटर जैसे? देखो ये सॉल्युबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्युबल है। लेकिन वहीं पे अगर यहाँ पे सॉल्वेंट्स आ गए, सॉल्वेंट्स जैसे एग्जांपल केरोसिन या फिर पेट्रोल, तो इस केस में ये उसमें घुलेंगे नहीं। तो मतलब एक्वस सॉल्यूशन में ये घुल जाएंगे और बाकी सॉल्वेंट्स के केसेस में ये घुलते नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग किस पे, ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल पे, मतलब मेटल्स हम लोग को कैसे कैसे मिल सकते हैं। सबसे पहले ये जान लो कि मेटल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेटल्स हमारे होते हैं टोटल, जैसे मेटल है हमारा, कोई मेटल है हमारे कितने टाइप्स के होते हैं अभी हमने पढ़ा। एक होते हैं हमारे, एक होते हैं हमारे काफी विगरस रिएक्टिव, मतलब उनको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोर रिएक्टिव, रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। अब देखो मेटल्स हमारे थ्री स्टेट्स में मिलते हैं, या फिर मेटल लो रिएक्टिविटी का है, या फिर मेटल मीडियम रिएक्टिविटी का है, या फिर मेटल हाई रिएक्टिविटी का है। देखो मोर रिएक्टिव है यानी कि हाई रिएक्टिव है, रिएक्टिव है यानी कि हाँ अच्छा खासा रिएक्टिव है,
लेस रिएक्टिव है, यानी कि वो रिएक्टिव बहुत कम है। तो ये 3 बेसिस से हमें मेटल्स मिलते हैं। अब देखो, जो हमारे मेटल्स होते हैं, ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल का हमें टॉपिक पढ़ना है, जिससे कभी-कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हेडिंग डालो ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स। अभी जैसे कि हमने चार्ट देखा, तो जो हमारा मोर रिएक्टिव मेटल होगा, मान लो कहीं ऐसे पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ पे है, वाटर यहाँ पे है, तो वो तुरंत रिएक्ट करके ये कभी प्योर स्टेट में हमें नहीं मिलेगा। जो मीडियम रिएक्टिव मेटल है वो भी कभी प्योर स्टेट में नहीं मिलेगा, लेकिन जो हमारा लेस रिएक्टिव मेटल है वो कभी कभी प्योर स्टेट में हमें मिल जाता है, क्योंकि वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, इस डायग्राम की वजह से मैंने वही एक्सप्लेन किया। आप देखो ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल, देखो जो मेटल होता है या तो वो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। देखो ऑक्यूरेंस मतलब पाए जाना, ऑफ मेटल्स मतलब मेटल्स का पाए जाना। तो मेटल्स बेसिकली कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मेटल्स अर्थ क्रस्ट में भी फाउंड होते हैं। अर्थ क्रस्ट क्या होता है? कोर पार्ट। जो कोर पार्ट होता है उसके साइड के जो पार्ट्स होते हैं उन्हीं को क्रस्ट बोलते हैं। मतलब कॉर्नर के साइड पे भी मेटल्स मिल जाते हैं, अर्थ के अंदर भी मेटल्स मिल जाते हैं, सी वाटर के अंदर मिनरल्स के फॉर्म में मेटल्स मिल जाते हैं। जैसे कि जैसे तुम्हारा सी वाटर है, उसके अंदर तुम्हारा Na+ होगा, Cl- होगा। ये सब आयंस है और इनकी वजह से हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मिनरल्स के फॉर्म में। जैसे कि अभी हमने देखा ओर्स के फॉर्म में मेटल्स मिल जाते हैं। अब देखो इस फॉर्म से मेटल मिलते हैं, लेकिन अब मेटल्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का हमारे एनसीईआरटी में कुछ ऐसा फ्लो चार्ट दिया हुआ है। तो देखो कैसे, अगर रिएक्टिविटी उसकी हाई है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो ये सब मेटल्स हमेशा सबसे पहले कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। अभी हमने पढ़ा था क्या, कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। और क्या करेंगे उनका, हम लोग क्या करेंगे, जैसे कंबाइंड स्टेट में या फिर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर देंगे या फिर किसी और चीज के साथ, तो उनका हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। मतलब इलेक्ट्रिकल क्या करवाएंगे, ब्रेक डाउन करवाएंगे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, तो वहां से हमको प्योर मेटल मिल जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर उनकी रिएक्टिविटी मॉडरेट सी है, मतलब ना ज्यादा लो है ना ज्यादा हाई है, जैसे कि आयरन, तो वो लोग क्या करेंगे, या तो दो फॉर्म में मिलेंगे, या तो कार्बोनेट और या फिर सल्फाइड और। अब अगर वो कार्बोनेट और के फॉर्म में होंगे तो उनका कैल्सिनेशन करवाना पड़ेगा। इनको कई लोग कैल्किनेशन भी पढ़ते हैं, तो हम लोग कैल्सिनेशन पढ़ेंगे। देखो कैल्सिनेशन करवाएंगे, तो कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम लोग मेटल के ऑक्साइड को बर्न करते हैं बिना ऑक्सीजन को दिए हुए। बिना ऑक्सीजन के हम लोग मेटल के ऑक्साइड को बर्न करते हैं, उसी को हम लोग कैल्सिनेशन बोलते हैं। अब अगर वो सल्फाइड ओर के फॉर्म में है तो उसका हम लोग रोस्टिंग करवाएंगे। तो रोस्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, जब हम लोग एक्सेस ऑक्सीजन में, एक्सेस एयर में किसी भी मेटल को बर्न करते हैं तो उस प्रोसेस को रोस्टिंग बोलते हैं। तो इन दोनों प्रोसेस से हम लोग को सिमिलर प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड मिलेगा। अब मेटल ऑक्साइड का फिर से हम लोग रिडक्शन करवाएंगे। जैसे कि ऑक्साइड है तो ऑक्साइड को हम लोग अगर रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस करने के बाद हमको प्योर मेटल मिल जाएगा। और सेम सेम स्टेप यही होता है, रिएक्टिविटी जिसकी लो होती है वो सल्फाइड ओर के फॉर्म में मिलते हैं, उनका हम रोस्टिंग कराते हैं। वो कार्बोनेट ओर के फॉर्म में नहीं, सिर्फ सल्फाइड ओर के या फिर फ्रीली नेटिव स्टेट में भी मिलते हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो सल्फाइड स्टेट के फॉर्म में मिलेंगे, उनका हम लोग रोस्टिंग करवाएंगे, मतलब एक्सेस एयर में बर्न करेंगे, फिर हम लोग को मेटल ऑक्साइड मिलेगा। फिर उसका रिडक्शन करवाएंगे, मतलब ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, उसके बाद हम लोग को प्योर मेटल मिल जाएगा। तो इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा, वेट लेट मी चेक, वो है, देखो यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो यू कैन आस्क मी इन कमेंट एज वेल, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर योर रिप्लाई। देखो अब जैसे हो गया हमारा ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो देखो अब होता है कुछ। हाँ हाँ हाँ। तो अब जो हमारा आगे का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो देखो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होता है,
जब हम लोग किसी भी मेटल के ऑक्साइड मतलब किसी भी मेटल को कंबाइंड स्टेट में यानी कि ओर के फॉर्म में क्या करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से उनके मोल्टन फॉर्म को जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो प्योर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होता है, जैसे हमने इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा था जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके ब्रेक डाउन करते थे, वैसे ही यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके ब्रेक डाउन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक डाउन किसका हो रहा है, ओर्स का, ताकि हमें प्योर मेटल मिल सके। जैसे कि अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं Na2O का, तो वो हम लोग को अगर हम लोग उसको हीट करते हैं तो क्या देगा, Na, हीट मतलब बर्न करते हैं तो क्या देगा, Na प्लस O2 क्या करेगा, लिबरेट कर देगा। अगर हम इसको बैलेंस करें तो हमारा ये बैलेंस हो जाएगा। अब बेसिकली हमें पढ़ना है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। देखो अब हम लोग अगर मेटल को रिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को पूरा एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, पूरे प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे मेजर जो क्वेश्चंस आते हैं, एक बार छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, सब टॉपिक्स। देखो सब टॉपिक्स में है अलॉय। अलॉय क्या होता है, अलॉय होता है मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और नॉन मेटल। ठीक है, मिक्सचर होता है मेटल या फिर नॉन मेटल, दो मेटल्स का या फिर दो नॉन मेटल्स का, या फिर एक मेटल या फिर एक नॉन मेटल का। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है, जैसे अब हमें पढ़ना है ओर क्या होता है। देखो ओर एक ऐसा सब्सटेंस होता है, देखो हाई परसेंटेज उसमें क्या होता है, मेटल का होता है, और प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन होता है। जैसे देखो मान लो हमारे पास कोई एक ऐसा, हमें मान लो ये आयरन का ओर मिला, ठीक है, आयरन का ओर मिला। अब इसमें इतनी परसेंट क्या है, इम्प्योरिटीज, मान लो 20% इसमें इम्प्योरिटीज है, और इसमें बाकी के 80% हमारा क्या है, प्योर मेटल है, प्योर मेटल। तो बताओ प्रॉफिट हमें यहाँ हो रहा है, या फिर हमारे पास एक ऐसा मिला, हमारे पास एक और उसमें ओवर 60% हमारा मेटल है, प्योर मेटल, ठीक है, और हमारा 40% क्या है, इम्प्योरिटीज है। तो प्रॉफिट हमारा कहाँ पे, प्रॉफिट हमारा इस केस में हो रहा है। तो देखो जो हमें ज्यादा प्रॉफिटेबली क्या करता है, ये दोनों तो ओर्स हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल ज्यादा कौन है, प्रॉफिटेबल हमारा ये ओर है। प्रॉफिटेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ से हमें प्योर मेटल की अमाउंट क्या हो रही है, ज्यादा मिल रही है। अब मिनरल्स क्या होते हैं, जो भी नेचुरली क्या होते हैं, जैसे अर्थ के क्रस्ट में जो नेचुरली अकर कर रहे हैं, वो हमारे मिनरल्स होते हैं। अब मॉल्टन स्टेट क्या होता है, देखो मॉल्टन स्टेट मेटल का वो स्टेट होता है जहाँ पे जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपने पिघले हुए फॉर्म में, मतलब मेल्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। आप देखो जो हम लोग करवाएंगे इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन किसी भी मेटल का प्योर मेटल फॉर्म करने के लिए, उसके लिए हमारे पास एक डायग्राम है। देखो ऐसे हम एक कंटेनर लेंगे, ग्लास जार लेंगे, ये हमारा कैथोड रे, ये हमारा एनोड रे, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, ये एनोड और ये कैथोड, ठीक है। अब एनोड क्या करेगा, जैसे हमने मान लो कोई सोल्यूशन डाला कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का हमने इसमें सोल्यूशन डाला, ये पॉजिटिवली, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसमें हमने CuSO4 को मॉल्टन स्टेट में डाला। अब हमने क्या किया, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी। अब क्या होगा, यहाँ पे Cu और SO4 का ब्रेक डाउन हो जाएगा, Cu2 प्लस में टूटेगा और SO4 माइनस में टूटेगा। ये भी देखो Cu2 प्लस SO4 माइनस में टूटेगा। अब देखो जो पॉजिटिव वाला होता है उसका नेगेटिव के साथ अट्रैक्शन होगा, हमने पढ़ा है ना, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। देखो ये लाइक चार्जेस हो जाएंगे, सेम सेम मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव,
और ये पॉजिटिव नेगेटिव अनलाइक, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जो हमारा कॉपर होगा वो कहाँ जाके स्टिक कर जाएगा, इस कैथोड रे पे स्टिक कर जाएगा, और SO4 हमारा यहाँ से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और SO4 हमारा क्या होगा, नेचर में रिलीज हो जाएगा। अब देखो फिर क्या होता है। अब मान लो जो इम्प्योरिटीज थी, कॉपर के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज रही होंगी। अब जो प्योर कॉपर है वो क्या हो रहा है, जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन जो इम्प्योर वन है वो क्या होंगे, एनोड पे ही क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड मड। देखो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड मड। और जो प्योर कॉपर होगा हम लोग यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, और हालांकि ये क्या चीज है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जहाँ पे हम लोग CuSO4 को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर दे रहे हैं, Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस में हम लोग यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहे हैं। और इस तरह के ब्रेक डाउन को हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके ब्रेक डाउन करते हैं। अब आगे बढ़ते तो हमारा आगे का जो टॉपिक है वो है कोरोजन। अब देखो कोरोजन क्या होता है। कोरोजन हालांकि हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ रखा है। कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप मेटल। देखो यहाँ पे क्या होता है, एक स्लो ईटिंग अप, मतलब एक जो मेटल है वो धीरे धीरे क्या होगा, खत्म कर दिया जाएगा। किसकी वजह से, कौन कौन इसमें रहेंगे हमारे फैक्टर्स, एक रहेगा हमारा H2O, एक फैक्टर रहेगा हमारा O2। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो जैसे हमारा आयरन है Fe प्लस O2 गिव Fe2O3.7H2O। ये हमारा रस्ट का फॉर्मूला है, Fe2O3, that means we have to put here 4, we have to put here 2 and we have to put here 2 3, yeah, that's is balance। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, H2O की प्रेजेंस में देखो, अब यहाँ पे Fe हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, रस्ट फॉर्म कर रहा है। तो अगर एक बार जंग लग जाती है तो क्या जंग से हम दोबारा आयरन बना सकते हैं, तो ये प्रोसेस बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन एक बार जंग लग गई तो फिर जंग से हम लोग दोबारा नहीं बना सकते, लेकिन आयरन से दोबारा जंग तो लग रही है ना। तो ये कोरोजन हो रहा है, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, मेटल को ईट कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ लो हो जा रही है। अब देखो, अब हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ कोरोजन। कोरोजन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि हमें पढ़ना है सिल्वर। देखो प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब ऐसे ही स्लोइटिंग अप। देखो अगर सिल्वर कोरोड होता है, सिल्वर कोरोड्स, तो कौन से कलर में आ जाता है वो, ब्लैक कलर में। और वहीं अगर कॉपर कोरोड होता है तो कौन से कलर में आ जाता है, वो ग्रीन कलर में आ जाता है। और वहीं अगर आयरन कोरोड, देखो Fe लिखा मैंने, तो वो कौन से कलर में आ जाएगा, ब्राउन कलर, वेट ब्राउन कलर। ठीक है, अब कुछ प्रिवेंशंस भी होते हैं कोरोजन के। प्रिवेंशंस कैसे, जैसे हम अगर ऑयलिंग कर दें, गैल्वेनाइजेशन कर दें, ठीक है, ग्रीसिंग कर दें, या फिर हम उस पे एक थिन प्लास्टिक की लेयर चढ़ा दें, या फिर हम लोग ग्रीसिंग कर दें, जैसा कि मैंने बताया जी हाँ, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन मैंने बता दिया, ऑयलिंग, पेंटिंग या पेंटिंग कर दें। अब देखो गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, पहले एक एक चीज समझ लो। मान लो हमारे पास ये मेटल था, आयरन था, समझ लो। अब इस पे हम क्या करते हैं,
ऑयलिंग कर देते हैं, इसके ऊपर एक थिन ऑयल की लेयर लगा देते हैं, इसकी वजह से ऑक्सीजन का यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, जिसकी वजह से कोरोजन नहीं होगा। तो ये एक प्रोसेस हो गया। अब वहीं पे अगर हम इस पे गैल्वेनाइजेशन, ये क्या होता है, एक पतली सी लेयर हम लोग एल्यूमिनियम, किसकी, एल्यूमिनियम या फिर जिंक की लगा देते हैं, जो कि जैसे एल्यूमिनियम की लेयर है। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा ये भी तो कोरोड हो जाएगी, ये भी तो मेटल, हाँ ये कोरोड हो जाएगी। इसके ऊपर मान लो ये ऑक्सीजन की लेयर बन गई, लेकिन ये जो ऑक्सीजन की ऑक्साइड लेयर बनेगी, ये काफी प्रोटेक्टिव लेयर बनेगी, जिसकी वजह से अंदर ऑक्सीजन की एंट्री अब नहीं होगी, जिसकी वजह से फर्दर मेटल का जो कोरोजन होगा वो नहीं होगा। आप देखो, अगर हम इसकी पतली लेयर यहाँ पे लगा देते हैं तो ऑक्साइड की लेयर ऊपर से प्रोटेक्ट कर लेगी, फिर अंदर एंट्री ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारी मेन जो आयरन की लेयर है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। सेम ऐसा केस एल्यूमिनियम के साथ भी होता है। वहीं अगर हम इसकी ग्रीसिंग कर दे फिर भी नहीं होगा, और पेंटिंग से भी एक लेयर बन जाती है। तो ये होते हैं कुछ स्टेप्स क्या करने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील क्या होता है, स्टेनलेस मतलब जंग रोधक, स्टील मीन्स एक हमारा वो अलॉय है। देखो स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील, तो ये क्या होता है, when iron is mixed with nickel and chromium। देखो जब आयरन को हम लोग किससे मिक्स करते हैं, निकल और क्रोमियम से, तो वो क्या बना लेता है हमारा स्टेनलेस स्टील। ये क्या होता है, देखो आयरन में क्या होती, रस्टिंग होती, आयरन में रस्टिंग होती, लेकिन जो इसका अलॉय प्रोडक्ट बना है उसमें रस्टिंग नहीं थी। हमने केमिकल इक्वेशन में पढ़ा था ना, प्रॉपर्टी ऑफ ये हमारे रिएक्टेंट्स is not possible to be equal same as the property of products। देखो अगर कोई रिएक्टेंट है, मान लो जैसे हमारा H2 है, O2 है, जो कि है हमारा H2 भी काफी अच्छा प्रोड्यूसर है, मतलब बर्निंग का सपोर्टर है, ऑक्सीजन तो सपोर्टर है ही बर्निंग का, लेकिन जो इनका प्रोडक्ट बनता है H2O, वो हमारा क्या करता है, फायर को एक्स्ट्रा मतलब आगे बढ़ने से क्या करता है, रोकता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिसिमिलर हो जाती है, वैसे यहाँ पे भी प्रॉपर्टी डिसिमिलर हो जाती है। अब देखो यहाँ पे इसके अंदर आयरन की स्ट्रॉन्गनेस आ जाती है, निकेल की जैसे इसके अंदर शाइन आ जाती है, क्रोमियम की जैसे इसके अंदर प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, जंग नहीं लगता। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम है स्टेनलेस स्टील। अब कुछ अलॉय की भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि अलॉय आर स्ट्रॉन्गर देन मेटल्स दे आर फॉर्म। जैसे कोई ए मेटल था, कोई बी मेटल था, और उन्होंने मिलके अलॉय बनाया। अब ये जो अलॉय होगा वो क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्गर होगा ए और बी के कंपैरिजन में, जो अलॉय होगा स्ट्रॉन्गर होगा। ये हर केस में पॉसिबल नहीं, लेकिन हाँ स्ट्रॉन्गर होता है कई केस में। इट इज हार्डर देन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लो ये हार्डर है, जैसे जिंक और कॉपर, जिंक और कॉपर को अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, जिंक प्लस कॉपर। ठीक है, यहाँ पे बनता है हमारा ब्रास। एक बार देख लेते हैं, हाँ ब्रास बनता है। देखो जिंक और कॉपर जब रिएक्ट करते हैं तो ब्रास बनता है। आप देखो जिंक, कॉपर और ब्रास, जिंक भी काफी सॉफ्ट है, ब्रास कॉपर भी काफी सॉफ्ट है, सॉफ्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी है। देखो अब हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, बस इतना समझो। अब जो ब्रास बना है इस, ये क्या होगा, बहुत हार्ड होगा, हार्ड नेचर का होगा। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी इस अलॉय के फॉर्म होने से चेंज हो जाती है। मोस्ट रेसिस्टेंस टू कोरोजन। अब देखो मान लो हमारे पास था कोई, जैसे फिर से एक एग्जांपल लेते ए और बी वाले का। अब मान लो ए वाला था जो मेटल से कोरोड हो जाता था, बी वाला था जो प्रिवेंट रहता था, लेकिन वो मेटल नहीं, मतलब मेटल था और वो प्रिवेंट रहता था, और वो लेकिन बहुत वीक था। देखो ये क्या था, ये स्ट्रांग था लेकिन कोरोड हो जाता था, कोरोड हो जाता था, लेकिन वहीं ये वीक था और कोरोड नहीं होता था। तो अब ये प्रॉपर्टी उसके अंदर आ जाएगी, कोरोड स्ट्रांग होने की और कोरोड ना होने की, जो इसका प्रोडक्ट बनेगा उसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी, मतलब वो स्ट्रांग भी होगा और कोरोड भी नहीं होगा। तो इसी वजह से अलॉयस क्या होते हैं,
कोरोड नहीं होते हैं। जैसे अब हमारे पास है मर्क्यूरी, देखो एक फेमस हमारे पास, ये तो मैं स्किप कर रहा हूँ, मेरे शायद नोट्स में भी नहीं है। हाँ नहीं है। देखो एक चीज होती है, एक टर्म होता है हमारा एमलगम। एमलगम क्या होता है? ये अलॉय होता है, किसका? अलॉय ऑफ मर्क्यूरी विद एनदर मेटल। ठीक है, मान लो किसी मेटल के साथ हमने क्या किया, मेटल था ये हमारा, इसके साथ हमने मर्क्यूरी को कंबाइन कर दिया। अब इसका जो अलॉय बनेगा, इसको हम लोग नेम करेंगे क्या? अमलगम से। वेट, ठीक है, इसका जो हम लोग नेम करेंगे उसका नाम होगा अमलगम। जो भी मेटल मर्क्यूरी के साथ मिलके अलॉय बनेगा, जो अलॉय होगा उसका हम लोग नाम करेंगे अमलगम। तो बेसिकली यही टॉपिक्स हैं इस चैप्टर की। एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ भी स्किप तो नहीं हुआ, शायद से नहीं हुआ होगा। देखो हमने पढ़ लिया physical properties of metal, chemical properties of metal, more about metals and when they react with oxygen, reaction with water। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ ली, रिएक्शन सारे पढ़ लिया, एक्वारिजिया पढ़ लिया, आयनिक कंपाउंड्स पढ़ लिए, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी पढ़ ली, सोडियम और क्लोरीन का ये वाला हमने जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर था वो पढ़ लिया। जैसे Na प्लस और प्लस Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मान लो 7 होते हैं। ठीक है, 4 5 6 7, ये इसको एक दे देगा, जिसकी वजह से इसके भी ऑक्टेट्स कंप्लीट हो जाएंगे और इसके भी ऑक्टेट्स को लूज करने के बाद कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग। देखो ठीक है, हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। तो दिस वाज द चैप्टर एंड इफ यू स्टिल हैविंग एनी डाउट, देखो आपको इस चैप्टर में बेसिकली क्या क्या की पॉइंट्स याद रखने हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं कभी कभी। देखो अब हमें इस चैप्टर में बेसिकली याद रखने हैं कुछ टॉपिक्स, जैसे इलेक्ट्रो LYTIC इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आती है हमारे इससे। ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल से, सबसे मेन क्वेश्चन आता है एलॉयस से। एलॉयस से बताओ, हमारा जब मर्क्यूरी किसी मेटल के साथ अलॉय बनेगा तो उस अलॉय को क्या बोलेंगे? जो हमारा गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है, गैल्वेनाइजेशन कौन कौन से मेटल्स कर सकते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, और यहाँ पे आता है हमारा किसी भी मेटल को, जैसे मान लो गैल्वेनाइजेशन हो गया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो गया, एक्वारेजिया, कौन से? एक्वारेजिया, जो कि 3:1 रेशियो से, 3 हमारा HCl का और 1 HNO3 के रेशियो से बना होता है, जो कि किसी भी मेटल को इजीली डिसॉल्व कर सकता है। तो ये सब टॉपिक्स कुछ हैं जो कि इस चैप्टर में काफी अच्छा वेटेज रखते हैं। So this was the topic. If you are still having any doubt, you can ask me in comment. And thank you for joining this lecture and this channel. Bye bye. We will meet sooner with the chapter Our Environment. Bye bye.